सो हेलो गाइस, अगेन वी आर बैक इन दिस वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे किस वाले पॉइंट को। लेट्स सी। लोड हो जाए मेरे भाई। आई होप सो यू आर वेरी गुड एंड यू गाइस आर अमेजिंग। सही में तुम कंटिन्यूअसली इस वीडियो को देख रहे हो एंड आज के इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत इजी होने वाला है। हम लोग थर्ड फिर सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग को पढ़ने वाले हैं और उसके मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस को देखने वाले हैं, ठीक है। और इसी के अंदर मैं एक चीज़ तुम्हें समझाऊंगा और वहाँ से क्वेश्चन आया था और वो चीज़ कोई कैच नहीं कर पाया था, ठीक है। तो उसी को लेके मैं यहाँ पे मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, और देख लेना वहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। वेट, ओके, हियर वी गो। हियर वी गो। आई होप सो यू गाइस आर वेरी ओके एंड आज का थॉट क्या है। वैसे थॉट नहीं है बट काइंड ऑफ मोटिवेशन ही है। मैं एक ही दिन में ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये देखो, तुम जो भी मैंने तभी पुट कर रहे हो ना, ठीक है, जो भी ये एफर्ट्स लगा रहे हो कि बीएससी को, जिसको कोई नॉर्मली देखना भी नहीं चाहता, ठीक है, मतलब उसको लेते हैं बहुत हल्के में ले लेते हैं भाई बंदे की ये तो हो ही जाएगा। मैं क्लियरली बताता हूँ कि तुम लोग बहुत आगे हो, ठीक है। तुम इतना डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो सही में बहुत ज़्यादा आगे हो तुम बाकी सबसे। एंड ये तुम्हें हेल्प करेगा 250 आउट ऑफ 250 में लाने में। वो लोग जो सोच रहे थे ना कि बिजनेस स्टडी हो ही जाएगा, वो बाद में सफ़र करेंगे, मजाक से हट के सफ़र करेंगे। ऐसे जस्ट कंसिस्टेंट रहो डेली। सिर्फ एक, मैं ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं कर रहा। तुम डेली थोड़ा बहुत ही देखो, बट उसे अच्छे से रिवाइज करते रहना, ठीक है। ये चैप्टर ऐसे ही जहाँ पे तुम्हारे रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम, यू गाइस आर रियली अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच कि तुम वीडियो देख रहे हो। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं कहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं वैसे एंड में बोलने वाला था ये, बट ठीक है, मैं भूल जाऊँगा। लास्ट क्लास में तुमने देखा था। कोई नहीं, लेट्स सी। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को। व्हाट इज इट, आखिर ये है क्या। लोड होने दो पहले स्क्रीन को। वेट 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 वेट, हो जा भाई लोड। हाँ, हो गया, ठीक है। Here we go in. Financial planning. Financial planning is essentially the preparation of financial blueprint. Okay. फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। जब भी तुम्हें दिख जाएगा ना किसी भी सेंटेंस में कि फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है, उसे आंख बंद करके, लिटरली आंख बंद करना और माउस को पकड़ के वहां पे क्लिक करके सबमिट कर देना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट मत करना, सबमिट कर देना। इतना ज्यादा ये फिक्स पॉइंट है ये, जहां पे भी तुम्हें ये फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट दिखता है तो सही में मत कर देना। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। सो फाइनेंशियल प्लानिंग है अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, वो बताता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर कैसे कैसे काम को करने वाला है, मतलब क्या, किस काम को कब कैसे करने वाला है, पूरा ब्लूप्रिंट बताते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। अगर हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को, इसका सिंपल सा एक काम होता है कि हमारे पास इनफ फंड अवेलेबल हो जब भी हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है। If adequate funds are not available, the firm will not be able to honor its commitment and carry out its plan. So of course ये बात है कि अगर तुम्हारे पास सही टाइम पे सही अमाउंट ऑफ पैसे नहीं है, तो तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम अपने कमिटमेंट्स को मीट नहीं कर पाओगे कि मैंने ये कमिटमेंट कर रखा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं, तो तुम कर क्या लोगे। ये चीज़ है। आगे देखते हैं। On the other hand, excess fund are, if excess fund are available, it will unnecessarily add to the cost, ठीक है, and may encourage wasteful expenditure. So again सी बात है, मान लो कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं और सिर्फ पैसे हैं, ठीक है। तुम देख रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे, चलो खरीद लेते हैं, चलो खरीद लेते हैं, चलो खरीद लेते हैं। जब तक तुम्हारे पेटीएम अकाउंट में या फिर फैम पे के अकाउंट में जब तक 200 रुपये दिखते नहीं है ना, तब तक तुम्हें फ़ील नहीं होता कि मेरे पास कम पैसे हैं, ठीक है? या 50 तक नहीं आते ना, तब तक तुम्हें फ़ील ही नहीं होता कि मेरे पास कम पैसे हैं। तुम उड़ाते जाते हो, ओके? तो यही बात है कि तुम्हारे पास एक्सेस फंड है, फंड है, तो फिर तुम उसे अननेसेसरी वे में यूज़ करते रहोगे। एक्स क्यों लिख दिया मैंने? ओह सॉरी, तुम्हें याद आ गई होगी। माय बैड।
आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं गाइस। ये अगेन लोड हो जा। It must be kept in mind financial planning is not equivalent to or a substitute for financial management. So देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग को हम लोग इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कीप इन माइंड, ओके। या फिर हम लोग इसे सिमिलर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? Financial management aims at choosing the best investment and financing alternative by focusing on their costs and benefits. Okay, its objective is to increase the shareholders' wealth. ठीक है, जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं और एक हम लोग कहाँ से पैसे उठा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। और उसमें भी हम लोग फोकस करते हैं कि कहाँ पे कम पैसे लग रहे हैं, हमारे कम कॉस्ट लग रहा है और हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये लाइन प्लीज़ थोड़ा मार्क कर लेना, पहले भी आया था, शायद मैंने मार्क नहीं करवाया था। तो ये चीज़ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम एट चूजिंग बोथ इन्वेस्टमेंट, ये वाला, ठीक है। आगे, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज एट द शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसका सिंपल सा एक काम होता है कि वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाए, यानी कि अपने इक्विटी शेयर्स के वैल्यू को बढ़ाए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, financial planning, on the other hand, aims at smooth operation by focusing on fund requirement and their availability in the light of financial decision, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिर्फ इतना काम है कि इसको पता है, ठीक है, इस इंसान को पता है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो ये बस इंश्योर करता है कि उस टाइम तक मेरे पास पैसे हो, ठीक है। पैसे प्रोवाइड करने का ये काम कर देता है, बस उस ब्लूप्रिंट बता देता है कि कैसे पैसे ला सकते हैं हम लोग, okay. Aim at smooth operation by focusing on fund requirement and their availability in light of financial decision. For example देखते हैं, if a capital budgeting decision is taken, if a capital budgeting decision, एक बार कमेंट में बताना कि आखिर होता क्या है ये, ठीक है। ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इतना याद होगा तुम्हें। कमेंट करना फिर भी, ठीक है। इज टेकन द ऑपरेशन आर लाइकली टू बी एट अ हाई स्केल। अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग किसी कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लेने वाले होते हैं, तो वहाँ पे हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास इतना ज़्यादा फंड चाहिए होगा ना, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ फंड, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कि तुम फाइनेंशियल प्लानिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ और पैसों को लेके आओ अपने पास, ओके। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर लाइकली टू इंक्रीज, क्योंकि अगर हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं, मतलब कोई फिक्स एसेट अपने पास लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे भी खर्च होंगे, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, वो बात है, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राइज टू फोरकास्ट ऑल आइटम्स विच आर लाइकली टू अंडरगो चेंजेस। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम लोग फोकस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, मतलब हम लोग ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। ऑल अबाउट ऑल आइटम विच आर लाइकली टू अंडरगो चेंजेस, किन किन चीज़ों में चेंज आ सकते हैं, जैसे एक्सपेंस हो गया, रिवेन्यू हो गया, या फिर उसके अंदर भी किन किन बातों पे चेंज आ सकते हैं। इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, ईएमआई करेंगे, प्रॉफिट कम होगा, या फिर क्या होगा, ये चीज़ है। तो ये इन सभी का काम अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, ओके। इट enables the management to foresee the fund requirement both at quantum as well as timing. So it इट ठीक है, जो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग होता है ना, वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो ओवर फोर्स ही कर सके, मतलब फ्यूचर में देख सके कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हें इतने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, इतने डॉलर्स की तुम्हें जरूरत पड़ने, इतने रुपीस की तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। रुपी ऐसा नहीं होता, तुम लोग मुझे गाली दो इससे पहले, ठीक है, रुपी। फिर आगे, ये क्वांटम में भी फोकस करता है कि आखिर हमें कित, कितना को मैंने कितना क्यों लिखना चाहा, कितना पैसा चाहिए हमें, ठीक है, कितना चाहिए, और दूसरा है टाइमिंग, कब चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन को आंसर करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। Likely shortage or surplus are forecast so that unnecessary activities are taken in advance to meet those situation. अब देखो, ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि इन फ्यूचर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है,
या फिर हो सकता है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से हमें पता लगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास एक्सेस पैसा आने वाला है, हद पार पैसे आने वाले हैं और ज़रूरत पड़ेगी कि हम इसमें से आधे पैसे को कहीं और लगाएँ, वरना फिर वो वही एक्सेस फंड है हमारे लिए, कोई ज़रूरत नहीं, वो एक तरह से कॉस्ट ही है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं फ़ायदा आ रहा है और बेमतलब हम लोग उसे यूज़ करने कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। डज़ फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्राइव्स टू अचीव द फॉलोइंग ट्विन ऑब्जेक्टिव? अ, जो ना फाइनेंशियल प्लानिंग होता है ना, वो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स को कवर करता है। फर्स्ट है अपना टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो ये इंश्योर करता है कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो, ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय पे हमारे पास फंड अवेलेबल हो। दिस इंक्लूड अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द फंड रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसमें हम लोग प्रॉपरली एस्टिमेट करते हैं कि आखिर डिफरेंट पर्पस के लिए हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ओके, different such as purchase of long term asset or meet day to day expenses of business etc. वो चाहे कुछ भी हो सकता है, हमें बाद में कोई बड़ी सी मशीनरी खरीदनी हो या फिर हो सकता है कि सिर्फ हमें चाय सुट्टे का चाय सुट सॉरी गाइस, चाय पानी का खर्चा निकालना हो। रियली सॉरी गाइस, तुम लोग मेरी कंप्लेन मत कर देना, ये चीज़ है। अच्छा वो क्या कहते हैं, एक है ना वो कंपनी, चाय चाय सुट्टा और वहाँ पे चाय मिलती है, शायद इस वजह से मेरे दिमाग में आया, वरना मैं तो शरीफ सब, देखो मैं शरीफ हूँ, ठीक है, जेन्युइन बात है, मजाक में बोला होगा। आगे देखते हैं। दिस इंक्लूड द प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ अ फंड रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एस, ठीक है ये पढ़ लिया था, एसेट और मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस there is a need to estimate the time at which these funds are made available. Also इसके साथ हमें कंसीडर ये भी करना पड़ेगा कि किस टाइम में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है या फिर किस टाइम में हमारे पास पैसे ज़्यादा आने वाला है। फाइनेंशियल प्लानिंग also tries to specify possible source of these funds. Tries, क्या लिखा है? ट्राइस, ओके। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ ट्राई करता है कि वो स्पेसिफाई कर सके कि हाँ, तुम यहाँ से पैसे ले सकते हो, ठीक है, लेना है ज़रूरी नहीं है, तुम वहाँ से ले सकते हो, ये सिर्फ एक सजेशन है मेरा, ठीक है। तो इन केस ये अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, ये फाइंड आउट एस्टिमेट करता है कि आखिर इन फ्यूचर कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, साथ ही साथ टाइम भी बताता है। ओके, ये चीज़ है इसमें। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया, सेकंड ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। To see that the firm does not raise resources unnecessarily. तो वही बात है कि वो ये भी इंश्योर करता है कि अपना जो भी फर्म है वो बिना मतलब का खर्चा ना करे, बिना मतलब का रिसोर्सेस अपने पास गैदर करना स्टार्ट ना करते कि हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं बस खर्च करो, ऐसा ना हो सिचुएशन कोई भी। ओके, एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं या फिर ज़्यादा पैसे हैं, दोनों ही तुम्हारे लिए बहुत गलत बात है। लेकिन ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा गलत बात है, ठीक है? क्यों? मैं बताता हूँ। इवन इफ देयर इज़ सम सरप्लस मनी, okay, good financial planning would put it to best possible use so that the financial resources are not left idle or don't unnecessarily add to the cost, ठीक है? अगर एक हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को देखते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर वाले को देखते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा-सा भी पैसे आते हैं, एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, तो हम उसे कहीं न कहीं लगा देते हैं, ताकि इन फ्यूचर वहाँ से और पैसे हमारे पास आ सकें। उसे हम लोग खाली नहीं छोड़ते हैं कि वो हमारी कंपनी में बस पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर वो पड़ा रहा तो कहीं न कहीं उसका खर्च हम लोग कर ही लेंगे, किसी न कहीं न कहीं पे हम लोग उसको लगा ही देंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें ये कंसीडर करना पड़ता है, ये क्या हो रहा है? वेरी सीरियस, ठीक है? अब आगे देखते हैं। गुड फाइनेंशियल प्लानिंग वुड पुट इट टू द बेस्ट यूज़, ओके, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव है। पहले तो अवेलेबिलिटी को एंश्योर करता है, दूसरा एंश्योर करता है कि उनके पास ज़्यादा पैसे ना हो, ओके, फालतू के पैसे ना पड़े हों। 10. A proper matching of fund requirement and their availability is sought to be achieved by financial planning. ओके, तो कंसीडर करना कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है और उनको कैसे अवेलेबल कराना है, वो डिपेंड करता है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे। ओके, देखो, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग।
ये पूरा डेफिनेशन है, इसको याद रख लेना कायदे से। ओके, एट गन पॉइंट अपने सर पे गन रख लेना और इसे याद कर। यार तुम मुझे सही में पिटवाओगे, आजकल के बच्चों का सही में कुछ भरोसा नहीं होता, तुम भी जानते हो। प्लीज प्लीज, मैं मजाक कर रहा था, मैं हैंड्स अप। फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ। अगर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं ग्रोथ को, परफॉर्मेंस को, इन्वेस्टमेंट को एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर अ गिवन पीरियड। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम लोग इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ देखना है कि इन फ्यूचर 4 साल बाद हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, हम ये भी देख सकते हैं कि अगले महीने हमें कितनी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, ये चीज़ है। Long term planning relate to long term growth and investment. It focus on capital expenditure. What are capital expenditure? हमारे अकाउंट्स के बच्चे बचाएंगे, बताएंगे। 3 2 1 बता दो, वरना मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ यहाँ पे। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका यूज़ हम लोग 1 साल से ज़्यादा करते हैं, मतलब उसके बेनिफिट्स हमें 1 साल से ज़्यादा तक मिलते हैं। ओके, ये चीज़ है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। और वहीं शॉर्ट टर्म प्लानिंग जैसे बजट हो गया। ओके, शॉर्ट बजट इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंस शायद तुम्हें किसी ने नहीं दी होगी, उतना इंपॉर्टेंस इसको, इस पॉइंट को दे देना। ठीक है भाई, प्लीज मजाक की तरह लेना जो भी मैं बोलता हूँ। ठीक है, टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग डन फॉर 3 to 5 years। अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग को हम लोग नॉर्मली 3 से 5 साल तक करते हैं। ओके, फॉर लॉन्गर पीरियड इट बिकम मोर डिफिकल्ट एंड लेस पेनफुल। For a longer period, it become more difficult and less useful. Okay. ओके, जो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग होता है ना, ओके, वो नॉर्मली हम लोग 3 से 5 साल के बीच में करते हैं। अगर हम लोग कुछ किसी भी गोल को लॉन्ग टर्म में करना होता है तो वो जनरली 3 से 5 साल ही होता है। उससे ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं कि 10 साल बाद हम क्या करेंगे, हम लोग सोचते हैं कि 4 साल बाद क्या करने वाले हैं। ऐसी बातें करते हैं हम लोग, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, 10 साल बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा उस समय पे किसी भी चीज़ पे। ओके, ये बात है। For longer period, it become more difficult to and less useful. Plan made for period of 1 year or less are termed as budget. ठीक है, वही बात है। बजट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज इन ग्रेटर डिटेल। अगर हम लोग बजट की बात करते हैं तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग है, बस वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होता है। दे इंक्लूड डिटेल प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस। ठीक है, तो बजट के अंदर हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग अपने पैसे को कहाँ, कैसे और किस वे में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे इस साल भी हमारा बजट आया था, तुमने देखा होगा उसको। तो उसमें भी हमने बहुत सारे प्रोस्पेक्टस को देखा कि इतना अमाउंट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, इतना अमाउंट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये बजट है, और ये कहीं न कहीं सिर्फ़ 1 साल का है। ओके, 1 साल, हर साल अपना बजट यूज़ होता है, मतलब इश्यू होता है। ओके, ये चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिन्स विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल फोरकास्ट। ओके, अब एक चीज़ मैं जो लिखवाने वाला हूँ, प्लीज़ उसे नोट कर देना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बहुत, इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये नॉर्मली कहीं पे भी तुम पढ़ नहीं सकते, या फिर है नहीं, अवेलेबल नहीं था। एनसीईआरटी में ही अवेलेबल था जो था, बट वहाँ से भी कैच करना थोड़ा मुश्किल था। स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंट। स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम लोग फोरकास्ट करते हैं सेल्स का। ओके, usually begins with preparation of sales forecast. Let us suppose a company is making a financial planning of plan for next 5 year. It will start with estimate of the sales. सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग एस्टिमेट करते हैं सेल्स को। ठीक है, विच आर लाइकली टू हैपन इन नेक्स्ट 5 years। ओके, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लान बना रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 5 ईयर का। ठीक है, आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन दिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अब इसी के बेसिस पे हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, और वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि आखिर हम लोग कितना पैसा, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, वहाँ पे हम लोग फंड्स का रिक्वायरमेंट देखते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल।
कैपिटल। फिर वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। फिक्स कैपिटल मतलब वही मशीनरी उन सब पे, और वर्किंग कैपिटल पे, और कैश इन्वेंट्री इन सब चीज़ों पे। ओके, सेकंड पॉइंट ये था। अब हम आते हैं थर्ड पे। देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड आर एस्टिमेटेड। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आर एस्टिमेटेड, ठीक है। ये है अपना थर्ड स्टेप। सो दैट an idea can be made of how much the funds requirement can met internally. So हमें एक्सपेक्ट करना होता है कि आखिर हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर हम लोग कितना अपनी तरफ से पैसे लगा पाएंगे, और कितना हमें फ्यूचर में लगाना पड़ेगा, मतलब कहीं और से लगाना पड़ेगा। ये चीज़ है। थ्रू रिटेन अर्निंग आफ्टर डिविडेंड पे आउट्स। ओके, अगर हम लोग रिटेन अर्निंग की देखें, जैसे अपना प्रॉफिट था, ठीक है। प्रॉफिट में से हमने टैक्स को दे दिया, फिर हमने डिविडेंड देखा, डिविडेंड में से भी थोड़ा बहुत टैक्स दे दिया और बांट दिया। उसके बाद फिर इतना सब होने के बाद जो अपना पास पैसा बचता है, रिटेन अर्निंग, ठीक है, उसे भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। ओके, ताकि हम लोग बता सके कि हमें कितना पैसा बाहर से उधार लेना है। ठीक है, फिर एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल फंड, ये चीज़ है फोर्थ स्टेप। ठीक है, फर्दर द सोर्स फ्रॉम विच द एक्सटर्नल फंड्स। फिर हमें सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा सोर्स है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है, फिर सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना। फिर आता है अपना वे सोर्सेज को मैं कर लेता हूँ और अच्छे से। सोर्सेज को हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर आता है अपना लास्ट पॉइंट, हमें कैश बजट को बनाना पड़ता है। ओके, ये चीज़ है। सो यहाँ पे एक टॉप व्यू ले लो इसका पूरा। तो ये सारे स्टेप्स हैं। अब देखो, क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो इसी रिस्पेक्ट में आ सकते हैं कि ये सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है, लेकिन होप से ऐसा ना हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई स्टेप ऐसा दिखता है जो कि ये सभी 6 में से नहीं है, तो तुम्हें बाकी 3 जो होंगे ना, जैसे 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वहाँ पे, एक चीज़ मैं बताता हूँ। तो तुम्हें बताना है यहाँ पे स्टेप्स ऑफ डैश एंड डैश। यहाँ पे तुम्हें 5 चीज़ें दे दी जाएँगी, ठीक है? और ऑप्शन ऐसे होगा कि सीक्वेंस के हिसाब से, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है? अब तुम्हें इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देख लो, मान लो कि ये जो पॉइंट है वो अजीब-सा है, मतलब ये हमने पढ़ा नहीं था, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था। तब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें बाकी 3 को देखना है। ये जो बाकी 3 है ना, बाकी 4 हैं, ठीक है? इनको देखना है और इन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है इसके बेसिस पे, ठीक है? तो इसको तुम प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे। आई होप सो। तुमने मार्क करा होगा, एंड येस, इट विल बी रियली हेल्पफुल। तो प्लीज़ मार्क कर लेना। बाकी अगेन मैंने एक चीज़ कर रखा है, मैंने एक शीट बना रखा था जिसमें मैंने सभी प्रोसेसेस को एक पेज पे लाके रख रखा है। अगर तुम्हें वो शीट चाहिए, ये एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए, और वो वाला भी पीडीएफ चाहिए जहाँ पे मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से पीडीएफ वाले फॉर्मेट में, ये तो मेरी एनसीईआरटी है। दूसरा एनसीईआरटी जो कि तुम नेट से डाउनलोड करते हो, उसमें मैंने प्रॉपर्ली मार्क कर रखा है, हाइलाइट कर रखा है, एकदम होच-पोच नहीं कर रखा। तो वो उसको भी तुम एक्सेस कर सकते हो वहाँ से। प्लस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार तुम चेकआउट कर लेना वहाँ पे, लिंक को क्लिक करके। ओके, इनफ प्रमोशन। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस को। बाकी मैं कह रहा हूँ प्लीज़ उसे देख लेना, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। प्लस में अभी तुम्हारे पास शायद टाइम नहीं होगा। मैं जितना जानता हूँ इस टाइम पे तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे अकाउंट्स हो, इको हो, या फिर इंग्लिश हो, जहाँ पे तुम्हें टाइम को देना है। तो इतना तुम्हें सोचना नहीं है कि बिज़नेस स्टडी में तुम्हें ज़्यादा टाइम देना है। तुम्हें टाइम देना है, लेकिन इतना नहीं देना जितना तुम्हें अकाउंट्स या फिर बाकी सब्जेक्ट्स को देना है। ओके? क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ एक ऐसा चैप्टर है जिसको तुम रीड कर के तुम उसे पक्का कर सकते हो। रीड करो, प्रैक्टिस करो बस, एंड बिज़नेस स्टडीज़ सॉर्ट हो गया तुम्हारा। तो अगर तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज़ एक पेज पे मिल जाते हैं ना, तो वो तुम्हें हेल्प करता है चीज़ों को याद करने में। ओके? जैसे एक और चीज़ है, जैसे आई नो थोड़ा बहुत टाइम ले रहा हूँ, तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, बट सुन लो एक बार। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन हो गया, इसको किस बंदे ने दिया है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने पूरे एनसीईआरटी के अंदर जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, कि ये चैप्टर के अंदर, ये पॉइंट के अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है, फर्स्ट डेफिनेशन ये है, सेकंड ये है, और इस डेफिनेशन को किसने दे रखा है, ऐसे भी तुम्हें शीट प्रोवाइड कर रखा है वहाँ पे। तो उसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। ओके, येट वेरी अफोर्डेबल। मैं इतना प्राइस नहीं रखूँगा कि वो कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। ओके, आई नो, क्योंकि मैं भी ऐसे हालातों से गुजरा हूँ। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, वो है अपना इम्पोर्टेंस। ओके,
फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अगर हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसका? अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग का। हम लोग प्लान बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं कि अब हम लोग हमारे गोल्स क्या होने वाले हैं, हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं या फिर क्या करने वाले हैं, वो भी अपना एक प्लान है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ये भी तो प्लान हो सकता है ना कि हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, इसका कैसे यूज़ करेंगे? अगर हमें इन फ्यूचर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से पैसे लेके आएँगे? ये सब भी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, ओके? ओके। It aim at enabling the company to tackle uncertainty in respect to the availability and timing of funds and help in smooth functioning of an organization. So ये हेल्प करता है कि हमारा जो भी है हमारा फंड्स अवेलेबल रह पाए और टाइमली अवेलेबल रह पाए, जब ज़रूरत है वहाँ पे अवेलेबल हो, ओके। एंड हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। अगर अपना इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अपना फोरकास्टिंग हो गया, विच में हैपन इन फ्यूचर बट डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। फर्स्ट से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है कि हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं। बाय डूइंग सो इट हेल्प द फर्म टू फेस द इवेंचुअल सिचुएशन इन अ बेटर वे। अगर हम लोग फोरकास्ट कर लेते हैं कि इन फ्यूचर ये सिचुएशन होता है, हो सकता है, ठीक है, तो फिर हम इस सिचुएशन को अपने दिमाग में इमेजिन करते रहते हैं कि अच्छा ये हुआ तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये सब कर लूंगा। फिर हम लोग एक स्टेप्स को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि ये सिचुएशन हुआ तो हम लोग इसे इस सीक्वेंस में डील करेंगे। और इन फ्यूचर अगर वो सेम सिचुएशन हमारे सामने आती है या फिर सिमिलर सिचुएशन आती है, तो हम लोग वहाँ पे ये स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हम लोग वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, ठीक है। इन अदर वर्ड, it make the firm better prepared to face the future. For example, a growth of 20% sales is predicted. However, it may happen that the growth rate eventually turns out to be 10% or 30%. अब देखो, हमने एक इमेजिनेशन लिया था, हमने एक प्लान कर रखा था, हमने एक फोरकास्ट कर रहा था सबसे पहले तो, कि हो सकता है इन फ्यूचर हमारी जो सेल्स है वो 20% इंक्रीज हो जाए, मतलब 20% हो, ओके, 20% इंक्रीज हो जाए, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये 20 की जगह 30% इंक्रीज हो जाए, है ना? अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन हो सकता है कि 20 की जगह 10% इंक्रीज हो बस, ठीक है? तो दोनों केस हो सकता है। जब अपना एक्चुअल कंडीशन एक्चुअल के हो, मतलब 20% ही हो सकता है कभी-कभी। एक्चुअल के एक्चुअल हो सकता है कि वो कम है। एक्चुअल इज़ लेस देन प्रेडिक्टेड, ठीक है? फोरकास्टेड, ठीक है? और यहाँ पे हो सकता है कि एक्चुअल ज़्यादा है अपने प्रेडिक्टेड से। ये तीनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है? वेट, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, एक्चुअल हो सकता है एक्सपेक्टेड के इक्वल हो, एक्चुअल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो, एक्चुअल एक्सपेक्टेड से कम हो, ओके, ये चीज़ है। बाय प्रिपेयरिंग ओके, मैनी आइटम ऑफ एक्सपेंस शैल बी डिफरेंट इन दीज थ्री सिचुएशन। बहुत सारे आइटम जो भी एक्सपेंसेस के हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं इस सिचुएशन में, कि हम लोग 30% वाले सेल्स सिचुएशन में क्या करने वाले हैं, कैसे एडवर्टाइज करेंगे या फिर क्या कर सकते हैं वहाँ पे। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस कम होंगे। लेकिन जहाँ पे 10% सेल्स आ रही है वहाँ पे हमें ज़्यादा एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ताकि वो 20% तक पहुँचे, ठीक है। ये चीज़ है। आई होप सो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो रहा है अभी तो। बाय प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ दीज थ्री सिचुएशन, ये थ्री सिचुएशन कौन सी है? यही तीन, ओके। द मैनेजमेंट में डिसाइड व्हाट मस्ट बी डन इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन। एक बार अगर हम लोग फोरकास्ट कर लेते हैं तो वही बात है कि हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर स्टेप्स को हम लोग यूज़ करेंगे जब भी ये पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे सामने आएगी। दिस प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान टू मीट द डिफरेंट सिचुएशन इज क्लियरली ऑफ इमेंस हेल्प इन रनिंग द बिजनेस स्मूथली। तो वही बात है, अगर हम लोग सब कुछ डिसाइड कर ही लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए, ठीक है। हमें बहुत बड़ा झटका नहीं लगने वाला, ठीक है। मान लो कि हमने 20% सेल्स इमेजिन कर रखा था और हम सो गए थे, ठीक है, और एक साल बाद उठे और हमने देखा कि 10%, ओह माय गॉड, मेरा 50% रिवेन्यू खा गए सब कुल, मतलब 50% रिवेन्यू नहीं आने वाला मेरा। तो ये शॉक्स एंड सरप्राइजेस से बचने में हेल्प करता है। शॉक्स एंड सरप्राइजेस, गुड ईडियम, ठीक है। और एक चीज़ मैं ऊपर बता रहा था, जो मैं कह रहा था ना कि एक और चीज़ बताऊँगा, ठीक है?
ऊपर था प्रेफर। ये इंग्लिश का है, ठीक है। प्रेफर, प्रेफर विथ नहीं लगता, या फिर प्रेफर कुछ नहीं लगता। मतलब फिक्स प्रीपोजिशन का मैं बताने वाला था, मैं खुद अभी भूल गया। ओके, मतलब फिक्स प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट था, मैं बताने वाला था, लेकिन मैं भूल गया कि क्या होता है क्या नहीं। खैर, बीएससी में वापस आते हैं। जिसका ओके, क्या था यहाँ पे, आगे देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट, इट हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। वही बात है, शॉक्स एंड सरप्राइजेस से बचने में हेल्प करता है। शॉक तब होता है जब अपना एक्चुअल जो होता है वो एक्सपेक्टेड से कम होता है, ठीक है, एक्चुअल है वो एक्सपेक्टेड से कम है। और सरप्राइज कब होते हो, जब तुम्हारा एक्चुअल जो है ना वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है। मतलब अच्छी बात है हमारे लिए, एक्चुअल सेल्स बहुत ज़्यादा है हमारे एक्सपेक्टेड से। एक्सपेक्टेड, 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 ठीक है, समझ रहे होगे तुम। एंड इट हेल्प द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। ओके, ऑफ कोर्स ये बात है, आई होप सो तुम समझ रहे हो। और तुम शॉक्स एंड सरप्राइजेस से डील करना जानते हो, तो तुम फ्यूचर को भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। फिर थर्ड पॉइंट, इफ हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन, शायद ये इट होगा, ओके। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन, एग्जांपल सेल्स, प्रोडक्शन फंक्शन, बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सो अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए हम लोग ये करने वाले हैं। और ये जो भी हम लोग कुछ भी करने वाले हैं ना, वो सभी को पता है, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को पता है, तो वो अपने काम को, अपने रोल को और भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये काम मेरा है, ये काम उसका है। तो मेरा काम मैं खुद करूँगा, उसका काम वो खुद करेगा, ये चीज़ है। फोर्थ पॉइंट, डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शंस प्रिपेयर अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग। डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग reduce waste, duplication of efforts and gap in प्लानिंग, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी प्लान को एकदम डिटेल में बनाते हैं कि हमने कुछ सिचुएशन को फोरकास्ट करके ये सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है, और उसी को एनालाइज करते हुए हमने इतनी बड़ी शीट बना दी कि ये हुआ था, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसी सिचुएशन हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग कहीं न कहीं अपने वेस्टेज जो भी है ना वेस्ट हो सकता था, उसको हमने कम कर दिया। फालतू की चीज़ों को हम लोग खरीदेंगे नहीं उस सिचुएशन में पैनिक की वजह से, ठीक है। फिर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, वहाँ पे एक इंसान 2-2 काम नहीं करने वाला। मतलब एक काम को ये इंसान भी कर रहा है, ये इंसान भी कर रहा है, ऐसा सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। फिर एंड गैप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग, डिटेल प्लान फोकस बेसिस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप इन प्लानिंग। सो वही बात है, हेल्प करता है ये सब कुछ अपने बिजनेस के लिए, बहुत ज़्यादा ही प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट का, ओके। फिफ्थ पॉइंट को, इट ट्राइज टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। अभी ब्लर है ये, ठीक है, आ गया। इट हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। सो अगेन वही बात है, प्लानिंग का काम क्या होता है, हम लोग फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, डिसाइड मतलब प्रेडिक्ट करते हैं, और उसी के बेसिस पे अपने करंट सिचुएशन को जोड़ते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे जाना है, और इसके लिए मेरे पास ये स्टेप्स हैं, तो ये चीज़ है। या फिर हो सकता है मेरे फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आए, तो उस कंडीशन से बचने के लिए मैं ऐसा ना, मैं कुछ सिचुएशन मतलब कुछ गलतियों को अवॉइड कर सकता हूँ। क्या पता 10 साल बाद मेरी कंपनी बंद हो रही हो, क्योंकि मैं आज हद पार सिर्फ कंपनी में गेम खेलता रहता हूँ। मुझे एग्जाम्पल देने, कोई नहीं, मुझे ऑस्कर मिलेगा कभी किसी दिन गंदे एग्जाम्पल देने के लिए। ओके, लेट्स कम टू द सिक्स पॉइंट, ओके, पहले सिक्स पॉइंट, इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑफ अ कंटिन्यूस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ठीक है। इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन जो कि अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, व्हाट इज दिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने में, ओके। वेरी क्लियर, मतलब बहुत ही इनडायरेक्ट पॉइंट था, ओके। जब तक तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं पता जो ऊपर लिखी हुई थी, तो फिर तुम इसे रिलेट कैसे करोगे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तुम मार्क कर लेना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब आगे देखते हैं एक बार, लास्ट पॉइंट, बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस business segments, it make
द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईज़ियर, ठीक है? अगर हम लोग डिटेल ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं या फिर अगर हम लोग उसे पूरा लिख देते हैं कि इन फ्यूचर हमें ये करना है और पूरा डिटेल में, इतने साल बाद हमें ये अचीव करना है और पूरे डिटेल में, तो फिर हमें एक प्रॉपर स्टेप भी मिल जाता है कि हमें इस वाले ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ये स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिर इस वाले को कंप्लीट करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी है, तो हमारे पास पूरा एक रोड मैप आ जाता है। ओके, तो यही चीज़ है यहाँ पे। आई होप दैट इट्स क्लियर है। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? एक बार ये भी देख लेते क्या है ये? कटिंग बैक टू डेट। The higher volatility in your industry, the less that you should have. Sudden changes. ओके, एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारी इंडस्ट्री में, ठीक है, अब मान लो तुम टेक्सटाइल तो बहुत थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है, ठीक है? तुम हो इलेक्ट किसी भी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में हो, ठीक है? तुम हो आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन करंट सिचुएशन को देख रहे होगे कि एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक है? इन्फोसिस का भी बहुत गंदा घाटा हुआ था इस टाइम पे, ठीक है? तो एआई की वजह से बहुत सारे हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में जब हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि इन फ्यूचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनश्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में हमें डेट को अवॉइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि रिस्क जाता है, ठीक है? डेट को अवॉइड करना चाहिए। द स्मॉलर द वोलेटिलिटी द मोर डेट यू कैन परफॉर्म अफोर्ड। तो वही बात है, अगर ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हो रहा तो तुम ज़्यादा डेप्थ ले सकते हो। अगर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब तुम्हारी इंडस्ट्री ज़्यादा वॉलेटाइल है कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम कितना डेट ले रहे हो और कितना नहीं ले रहे। फिर डोंट अज्यूम द क्रेडिटर्स विलिंगनेस टू एक्सटेंड फंड इज एविडेंस दैट योर बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग डेट पोजिशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये एक्सपेक्टेशन के ऊपर आ जाते हैं। मान लो कि तुम नए-नए इंसान हो, ठीक है? तुम्हारी मूंछ अभी उग ही रही है, ठीक है? तुम अभी इतने क्लियर वाले मुच्छर नहीं बने, ठीक है? इतने क्लियर वाले बॉस नहीं बने। अभी तुम सिर्फ प्रोसेस में हो, ठीक है? मूंछें उगनी स्टार्ट हो रखी है, ठीक है? तुम्हारे सामने एक बंदा आता है, वेरी जेन्युइन इन्वेस्टर, ठीक है? ये इन्वेस्टर आता है और तुम्हारे हाथों में ये पैसे पकड़ा जाता है। ये पैसे की गड्डी है और तुम्हें पकड़ा जाता है, ओके? तुम यहाँ पे बहुत खुश हो। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई साहब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि लोग मुझे पैसे दे रहे हैं। क्या अमेज़िंग काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये चीज़ समझो, ये बंदा पैसे दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। वो बंदा ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर रहा है पैसे देने के टाइम पे, लेकिन वो क्या चाहता है? वो तुम्हारे काम को एप्रिशिएट नहीं कर रहा, वो तुम्हारे काम को से मिले हुए रिज़ल्ट के ऊपर फ़ोकस कर रहा है कि तुम ये काम करे थे, इससे ये रिज़ल्ट हुआ, अगर मैं ज़्यादा पैसे प्रोवाइड कर देता हूँ, तो तुम उस काम को और नेक्स्ट लेवल पे कर पाओगे और मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट लेके आ पाओगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर कोई इंसान तुम्हारे किसी भी सिचुएशन में तुम्हें पैसे दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही क्रेडिट स्कोर अच्छा है तुम्हारा, मतलब तुम्हारे पास डेट बहुत सारी, क्या लिखा हुआ है? व्हाई व्हाई आई फॉरगेट एवरीथिंग। टू एक्सटेंड फंड इज एविडेंस दैट योर बिजनेस इज इन स्ट्रॉन्ग डेट पोजीशन। तो अगर कोई तुम्हें पैसे दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे दे रहा है, मतलब तुम्हारे तुम्हारी डेट पोजीशन बढ़िया है, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। अ, लोग तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार है। एक बंदा तुम्हें पैसे दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब देने के तैयार है। ये चीज़ है। सो इस पॉइंट को तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, इट्स इम्पोर्टेंट, ओके? ये फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ कहाँ से क्या आ सकता है। पहले तो ये सारी बातें प्लीज़ याद रखना जो भी मैंने हाइलाइट करवाया था। फिर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट इज़ वेट दिस थिंग, ये फाइनेंशियल स्टेप वाला पॉइंट, ठीक है? फिर यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें मैंने मार्क कर रखा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जो मार्क कर रखा था वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक उसे देख लेना और साथ ही साथ अब तुम्हें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या-क्या हैं। तुम्हें पूछ सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है? फाइनेंशियल प्लानिंग, तो वहाँ पे तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एक पॉइंट ये जो मैंने यहाँ पे रिलेट करा है, ठीक है? कि रुको आने दो इसे, आने दो। ये वाला पॉइंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो रिलेट करवाया था। तो तुमसे इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फैसिलिटेट करता है, मतलब हेल्प करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को?
अब तुम सोचोगे कि यार मैंने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है वहाँ पे, कुछ ऐसा लिखा ही नहीं हुआ था, तो ये गलत है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली। ओके, तो इस पॉइंट को तुम्हें कैच करना था इस वीडियो में। सो ये था इस वीडियो का कोर थिंग। आई होप सो तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा, एंड इफ एनी डाउट तुम्हें है तो तुम प्लीज़ बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं पक्का ट्राई करूँगा तुम्हारे डाउट को रिजॉल्व करने का। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है? ज़्यादा बर्डन मत लो, बट हाँ, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत फोकस रहना, ठीक है? बस कुछ टाइम की बात है, तुम कर लोगे। आई बिलीव इन यू गाइस, आई बिलीव इन यू। कोई तुम पे बिलीव ना करे, ना करे या करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई बिलीव इन यू गाइस। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, एंड ऑफ कोर्स तुम्हें टाइमलाइन पता है कब आने वाली है। टिल देन अपना ध्यान रखो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।